हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके चलने वाले हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही है। आपका यूजीसी हम लोग कवर करने वाले हैं। यूजीसी का जो नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग कवर करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो आपकी 2023 की जून की जो नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम का जो डेट है वो लगभग 13 जून से लेके 19 जून तक के मध्य जो है ये निश्चित हुआ है। तो इसी दृष्टि से हम लोग अब यूजीसी का जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे, यानी कि जो प्रैक्टिस सेशन यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे और हर सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और जिससे हम अपने क्वेश्चन को सटीक ढंग से सही कर पाएंगे। तो इस सेशन से जुड़िए, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वैसे खास तौर पर तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। दरअसल बात की जाए तो नेट जेआरएफ के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पर्सनली ये नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन से ज़रूर जुड़िए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ने के लिए। ये प्रैक्टिस सेशन देखिए, हम लोग कम से कम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कहने के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, बट ये मान के चलिए कम से कम आपके 100 क्वेश्चन इस 25 क्वेश्चन में से मैं आपको करा के दिखाऊंगा, और आपको लगेगा ये प्रैक्टिस सेशन वाकई बहुत ही अच्छा है और इससे आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो किसी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, नेट जेआरएफ के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी प्रैक्टिस सेशन नहीं अवेलेबल करवाएगा। तो मेरा प्रैक्टिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लोगों के लिए है। इस सेशन से जुड़िए और नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर इस वीडियो से पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ऑप्शन सही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत यानी कि रिजीम थ्योरी जिसको कहते हैं के संबंध में कौन सही है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत जिसको रिजीम थ्योरी भी कहते हैं, इसके संबंध में क्या सही है। यह एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमान के लिए प्रयास है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। क्या ये बातें सत्य है? ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। बी जो है ये राइट नहीं है, ठीक है। बी क्या है, ये आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम शासनकाल सिद्धांत से संबंधित होते हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि प्रमुख शक्तियाँ इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती हैं। ये बिल्कुल नहीं सही है। तो इसमें से ए आपका राइट हो रहा है, और डी भी देख लेते हैं। उन सिद्धांतों और मानकों, नियमों और निर्णयों की प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है। ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत जो रिज्यूम थ्योरी थी, वो यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में नियम शामिल व्यवहार एवं विद्यमान के लिए प्रयास होता है। साथ ही साथ उन सिद्धांतों, मानकों, नियमों एवं निर्णय की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ए और डी आपका राइट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए ए और डी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ए एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत जिसको न्यू राइट आइडियोलॉजी के नाम से जानते हैं को मानने वाली विचारधारा स्कूल है। कौन विचारधारा है? ऑस्ट्रेलियन स्कूल है, शिकागो स्कूल है, फ्रैंकफर्ट स्कूल है, न्यूयॉर्क स्कूल है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन स्कूल और शिकागो स्कूल जो होते हैं ये नव दक्षिणपंथी सिद्धांत से रिलेटेड मानने वाली विचारधारा होती है, ऑस्ट्रेलियन और शिकागो। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए ऑप्शन में मैंने बताया था ए और बी मैं
ऑस्ट्रेलियन, देखिए यहाँ पे बताया ऑस्ट्रेलियन और शिकागो, ए और बी ऑप्शन राइट है, तो ए बी आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो ए बी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो न्यू, क्या मैंने बताया था? न्यू यानी कि नव दक्षिणपंथी सिद्धांत कौन मानने वाले थे? ये आपके ऑस्ट्रेलियन स्कूल थे और शिकागो स्कूल थे। अगर मैं नव दक्षिणपंथी की बात करूं तो ये जो नव दक्षिणपंथी स्कूल है इसके बारे में बात किया जाए तो, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए, नव दक्षिणपंथी सिद्धांत की बात किया जाए तो ये 1970 में पहली बार अस्तित्व में आया था विचारधारा, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में ये इसको जो है जुड़े एक समूह द्वारा किया गया था शिकागो विश्वविद्यालय से। तो 1970 के दशक में सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय में नव दक्षिणपंथी सिद्धांत का जो है उद्घाटन किया गया था, आया था यह विचार। तो इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये नव दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है ये भी आप जान लीजिए। ये व्यक्तिगत अधिकार और चयन को हमेशा प्रधानता देता है। नव दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? यह व्यक्तिगत अधिकार और चयन को हमेशा प्रधानता देता है। इस विचार में आर्थिक समृद्धि और रोजगार के सृजन में सूत्रधारक की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो जब 2014 में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह ले रहे थे, तो उस समय जो है किस संगठन के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया था या बुलाए थे? क्या आसियान थे, बिम्स्टेक, सार्क या फिर एससीओ? तो उस समय जो है प्रधानमंत्री ने बुलाया था सार्क सदस्य देशों को बुलाया था। तो सार्क सदस्य देशों के संगठन को आमंत्रित किया था, ठीक है। तो 26 मई 2014 को जब वो प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे थे तब उन्होंने आमंत्रित किया था। वही 2019 में जब दोबारा वो प्रधानमंत्री बने थे तब किसको बुलाए थे? तब वो बिम्स्टेक को बुलाए थे। 2019 में बिम्स्टेक के सदस्य को आमंत्रित किए थे। और साथ ही साथ इसमें जो है 2019 में संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आमंत्रित हुए थे। तो 2019 में कौन कौन आया था? बिम्स्टेक के सदस्य, बिम्स्टेक के, ठीक है, संगठन आया था। साथ ही साथ क्या आया था? ये संघाई सहयोग संगठन आ गया था, ठीक है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आमंत्रित किए गए थे 2019 में, जबकि क्वेश्चन में 2014 पूछा है तो सार्क सदस्य के संगठन को आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये बजट एक दस्तावेज है, किसने कहा? जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। ये कहने वाले कौन है? देखिए, लेराय ब्यूलिको हैं, रेमा स्टोहम, रॉबर्ट वालपोल हैं या फिर बिलोगबी हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता है। कौन है? रेमो स्टोहम जो है। ये बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। ये डिफिनेशन जो है रेमो स्टोहम ने दिया है। अब मैं आपसे बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। तो देखिए, बजट की बात किया जाता है तो बजट शब्द जो है किससे निकला है? यानी कि बोर्जट से। किससे? फ्रांसीसी शब्द जो है, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। बजट की बात करें तो ये क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है। आपको याद रखना है क्या शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। और फ्रांसीसी शब्द कौन सा है? बोर्जट है। बोर्जट, सॉरी यहाँ पे जर होना चाहिए था। तो बोर्जेट से निकला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द है जो कि बोर्जेट शब्द से बना हुआ है। और इसका अर्थ की बात किया जाए तो एक चमड़े का थैला होता है, एक छोटा चमड़े का थैला होता है जिसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देखेंगे, भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? भारत में श्रमिक आंदोलन जो है किन से दुष्प्रभावित होता है?
कम सदस्यता से, कमजोर वित्त से, अनेक संघों का होना, या फिर विभेदी संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति और श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए। तो ये कह रहा है कि जो हमारा श्रमिक आंदोलन होता है किससे ये दुष्प्रभावित होता है, यानी कि ये मतलब अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या कारण होता है? तो क्या कम सदस्यता होती है, या फिर कमजोर वित्त होता है? तो इन सब में आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो देखिए, अगर श्रमिक आंदोलन दुष्प्रभावित होता है इसकी कम सदस्य, अगर सदस्य कम रहेंगे तो हमारा आंदोलन प्रभावी नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ कमजोर वित्त, यानी कि अगर वित्त की व्यवस्था भी नहीं है तो तब भी आंदोलन जो है अच्छी तरह से नहीं प्रभावी हो पाएगा। अनेक संघों का होना, जब ज़्यादा संघ हो जाएंगे तो फिर संगठन में एकता नहीं रह पाएगी। तो ये मेन 3 कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए, बी, सी, जबकि विभेदी संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो ए, बी, सी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए ए, बी, सी ऑप्शन में कौन सा सही है? देखिए सेकंड ऑप्शन राइट है आपका, ए, बी, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? कौन विचारक जो थे नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? लेनिन, मार्क्स, मिलीबैंड या पोलंजा? तो कौन ऐसा विचारक था जो कहता था कि नौकरशाही जो है एक राज्य की चेतना है? तो ये मार्क्स मानते थे। कौन मानता था? एफएम मार्क्स ना। ठीक है, मार्क्स जो थे वो नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नौकरशाही का व्यापक अर्थ है बड़ी सरकार, से याद रखिएगा। नौकरशाही का अर्थ क्या है? बड़ी सरकार, व्यापक अर्थ में इसका मतलब होता है। नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन होता है। क्या होता है? एक संगठन होता है और प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या राइट होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित मजदूर संघों में लेबर यूनियन को उनके संगठन के वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि इंटेक का मैं आपको बता दूं, ये जो इंटेक था ये 1947 में आया था। 1947 में अस्तित्व में आया था और इसकी स्थापना कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किया था? पटेल किए थे, याद रखिएगा। अहमदाबाद श्रमिक संघ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई ने किया था 1918 में। ठीक है, 1918 में हुआ था लेबर पार्टी का गठन, लेबर एसोसिएशन का गठन हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल जो है लेबर एसोसिएशन का गठन 1918 महात्मा गांधी और अनुसुईया ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जो है ये किए थे 1955 में। 1955 में ये किए थे दंतोपंत ठेगड़ी किए थे। अहमदाबाद ये हो गया, अहमदाबाद टेक्सटाइल जो है महात्मा गांधी और साराभाई किए थे, अनुसुईया साराभाई ने किया था, याद रखिएगा। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी? ये हुआ था 1890 में, यानी कि 1980 में नारायण मेधा जी ने किया था। नारायण मेधा जी लोखंडे द्वारा किया गया था। तो ये आपसे कह रहा है कि आपको सही क्रम में बैठाना है ना। तो सही क्रम में बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सी आएगा पर सबसे पहले 1955, सबसे लास्ट में यही था ना। तो 1955, ये देखिए एक ही ऑप्शन से आपका पकड़ में आ गया सी के बाद ए आ रहा है पहले पे। सी जो है 1 नंबर पे आ रहा है सी, फिर दूसरे पे क्या आ रहा है? 1947 ए आ रहा है। ठीक है, दूसरे पे। तीसरे पे क्या आ रहा है? 1918 आ रहा है। बी तीसरे पे आ रहा है। एंड चौथा जो है आपका डी आ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन बन रहा है CABD। ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है।
कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष चक्रनेता शब्दों को हमारे संविधान में समावेशित किया गया था या समावेश किया गया था? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। जो मात्र जो है उद्देशिका में एक ही बार संशोधन हुआ है वो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर संविधान की बात की तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो थी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 42 में संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको इसके पहले अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ हैं, कार्ल मेंगर हैं, फ्रेडरिक हायक हैं या मिल्टन फ्रीडमैन है? जो शिकागो विचारधारा की सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से सर्वप्रमुख कौन है? तो इसमें से बात की जाए तो मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, शिकागो के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन और इनके साथ एक थे स्टिगलर जो थे, ये भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। आपको पता होगा कि शिकागो जो है एक नव दक्षिणपंथी सिद्धांत है जो 1970 में पहली बार शिकागो विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ठीक है, तो शिकागो विचारधारा और ऑस्ट्रेलियन विचारधारा, मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो ये कौन है? नव दक्षिणपंथी विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रसिद्ध परवर्णी शब्द पोस्ट कार्ड में किसका बताया हुआ है? तो ये किसका बताया हुआ है? फ्रेडरिक टेलर हैं या गुलिक और यूरविक हैं, हेनरी फ्योल हैं या फिर मेसी फॉलेट हैं? तो इसका राइट आंसर डियर हो जाएगा दूसरा, यानी कि सेकंड। गुलिक और यूरविक जो हैं ये पोस्ट कार्ड शब्द इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा बताया हुआ ये पोस्ट कार्ड है, जो कि ये किससे रिलेटेड है? ये लोक प्रशासन और व्यापार प्रशासन से ही रिलेटेड है। अब इसके हम लोग मतलब फुल फॉर्म देख लेते हैं। पोस्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, पी से आपका प्लानिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लानिंग हो जाएगा। ओ से आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। एस से आपका स्टाफिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टाफिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद डी से आपका डायरेक्टिंग हो जाएगा, डायरेक्ट कौन कर रहा है? निर्देशक कौन कर रहा है। सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, सी ओ से, इसमें याद रखना है 2 शब्द हैं, सी ओ तो कोऑर्डिनेटिंग। आर से आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और बी से आपका बजटिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट और मैं आपको बता दूं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही केयर करिएगा यहाँ पे। तो देखिए, इन्होंने पोस्ट कार्ब को तो बता दिया, यहाँ पे देखते हैं पोस्ट कार्ब को तो ऐसे ही बता दिया, फिर इसमें एक संशोधन किया गया लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में। लूथर गुलिक का एक पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण बदलकर पोस्ट कार्ब हो गया। जैसे पहले ये स्पेलिंग थी, लेकिन अब हो गया क्या? POSDECORB हो गया। तो देखिए ई इसमें ऐड कर दिया गया था। क्या ऐड किया गया? ई इसमें ऐड किया गया। तो ई का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक संगठन में पाई जाती है। तो ये जो है कब ऐड किया गया था ई को? 1971 में। ठीक है, 1971 में ई को ऐड कर दिया गया था। गुलिक ने ई शब्द को शामिल किया, जिसका अर्थ क्या है? इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या है? ई का शब्द क्या है? इवैल्यूएशन है, याद रखिएगा। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन, याद रखिएगा। कितना इंपॉर्टेंट था ये फैक्ट आपके लिए। 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, और साथ ही साथ है यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी निर्विन समझौता। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए मैं आपको बता दूं, साइमन कमीशन आपका कम्युनल अवार्ड पहले देखते हैं। कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को
कम्युनल अवार्ड आया था जिसको, ठीक है, कम्युनल और गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य आया था ये कम्युनल अवार्ड। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 8 नवंबर को आया था, ठीक है, 8 नवंबर को आया था 1927, यानी कि 1927 में आया गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा कि जो है जनवरी 1931 में हुआ था, जनवरी 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च, ये जनवरी में हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज। और मार्च में जो हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? तो देखिए जनवरी पहले आ रही है, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सी हुआ था, तो फर्स्ट पे बी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ना 27 है यहाँ पे, 1927 साइमन कमीशन सबसे पहले आएगा सॉरी। तो 1 नंबर पे आपका बी आ जाएगा, इसके बाद आपका आया था सी, 2 नंबर पे हो जाएगा, इसके बाद 3 नंबर पे ये हो जाएगा, और 32 ये 4 नंबर पे ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बन रहा है बी सी डी ए, बी सी डी ए। देखते हैं, देखिए बी सी डी ए आपका सेकंड ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, बी सी डी ए। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कम्युनल अवार्ड कब आया था? कम्युनल अवार्ड आपका आ गया था 16 अगस्त 1932 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में, यानी कि आप 8 नवंबर 1927 कह सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 10 जनवरी 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो था ये मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगेगा, तो इसमें हम लोग टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये नेट का एग्ज़ाम है, इसको जो है आप सीरियस होकर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम सर बहुत लग रहा है तो जल्दी से इसको कंप्लीट करवाइए, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना भी पड़ेगा इसको। निम्नलिखित में से कौन से मेरी पी फॉलेट से उन्नत विचार है? तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रकार्यात्मक फोरमैनी, रचनात्मक द्वंद्व, स्वीकृति क्षेत्र, एकीकरण, इंटीग्रेशन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, ये बी हो जाएगा, संरचनात्मक द्वंद्व है और एकीकरण, यानी कि बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। जो कि मेरी पी फॉलेट का उन्नत विचार किससे है? रचनात्मक द्वंद्व से है और एकीकरण, इंटीग्रेशन से संबंधित है, ठीक है। फॉलेट ने संगठन के द्वंद्व या विरोध के समाधान के 3 रास्ते बताए थे, ठीक है। क्या क्या? प्रभुत्व और समझौता और एकीकरण उन्होंने बताया था। एकीकरण, प्रभुत्व, समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। कैथरीन मैककिनन किससे रिलेटेड है? कैथरीन मैककिनन मतलब इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो टूवर्ड्स ए फेमिनाइन थियरी, ये इसको कैथरीन से मिला दीजिए आप। फिर सुजैन मोलर आकिन किससे संबंधित है? सुजैन मोलर आकिन जो है जस्टिस एंड जेंडर से संबंधित है, इनका हो जाएगा 4, ठीक है। जस्टिस, जेंडर एंड दी फैमिली से रिलेटेड है सुजैन मोलर आकिन। एस फायरटिन किससे रिलेटेड है? तो एस फायरटिन जो है द डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स, द डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स, इनका 2 से मिला दीजिए और बाकी ये 4 हो जाएंगे। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2। तो देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते
जीतने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। कितना अच्छा है ये कोटेशन कि किसका कथन है कि जीवन जो है एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है। किसने कहा है? क्या अरस्तू ने कहा है, हाब्स ने, मैकियावेली ने या रूसो ने? तो ये जो कथन है ये हाब्स का है। हाब्स ने कहा है कि जो है हाब्स ने कहा कि मानव स्वभाव को नियंत्रित करने वाले संबंधों को, अगर मानव स्वभाव को नियंत्रित करने वाले जो संबंध है, जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। ठीक है, तो उन्होंने ही ये वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, लोक स्वास्थ्य, आपको पता होगा कि लोक स्वास्थ्य का कार्य और सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। 2 ऑप्शन और है आपके नीचे, लोकोपयोग सेवाएं, स्वच्छता। तो क्या इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लोक शासन से संबंधित क्या नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण करना ये स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं होता है। बाकी लोक स्वास्थ्य की सुविधा करना होता है और लोकोपयोगी से सेवाएं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती है, स्वच्छता होती है, ये सब होता है, बट सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण करने का कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। यूएन चार्टर में शांति की रक्षा के लिए निम्नलिखित से कौन सी विशेषताएं दी गई हैं? विवादों एवं शांति निपटारों के अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है। अध्याय 8 में शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है। अध्याय 7 में विवादों से बलपूर्वक निपटने के लिए शांतिपूर्ण प्रवर्तन दिया गया है। अध्याय 9 में जो है राज्यों में सहयोग से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा राइट है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से आपका ए राइट हो जाएगा। विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जो है अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है। साथ ही साथ इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन किया जा सकता है। ए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है, सॉरी ए सी मैं बताया हूँ, तो ऑप्शन जो है सेकेंड आपका राइट हो जाएगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में यूएसए के साथ रक्षा सहयोग की किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसी पे जो है हस्ताक्षर किया है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ब्यूरोक्रेटिक टेरर जो है किसने ये लिखा है? कल्चरल रिवॉल्यूशन, अपार्थिड है, एल्गोरी ऑफ केप्स है। तो देखिए एल्गोरी ऑफ केप्स आपको पता होगा कि ये प्लेटो का है, गुफा का सिद्धांत है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक टेरर की बात की जाए तो वहाँ पे तो देखिए ब्यूरोक्रेटिक टेरर जो है ये रिलेटेड है किससे? ये हन्ना आरेंट से रिलेटेड है। हन्ना आरेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पे आपके चौथे से रिलेटेड हो जाएगा। कल्चरल रिवॉल्यूशन जो होता है ये किसने किया था? सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं तो माओ जेदांग हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अपार्थिड की बात की जाए तो फ्राज फेनन हो जाएंगे। तो फ्राज फेनन जो है डी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो जाएगा और डी का ये। तो देखिए इसमें आपका मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ए का आईवी हो जाएगा, आईवी का मतलब हन्ना आरेंट, और बी का तीसरा, सी का, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको।
फिर से ब्यूरोक्रेटिक टेरर किसका है? हन्ना अरेंड का है, मैंने बताया, चौथा हो जाएगा। ठीक है, कल्चरल रिवोल्यूशन माओ जेदांग का है, तीसरा हो गया। तो ए का चौथा, बी का तीसरा। अपार्दित जो है ये फ्रांज फेनन की है। अल्गोरी केप्स जो है प्लेटो की। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो बाल गंगाधर के तिलक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी, ये क्या बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और इसके बाद वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, बिल्कुल थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी, ये भी थी। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। तो 2 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ABCD, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आपका हो जाएगा 2, यानी कि मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, ये बात सत्य है। जबकि अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत है। अधिकार स्वार्थी दावे हैं, ये भी बात गलत है। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है, ये भी गलत है। बट यही सही है कि मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो राजनीतिक दर्शन थे उनका भाग क्या नहीं है, इसमें से ये पूछा जा रहा है। तो अणु के समान मनुष्य का विचार जो है इनका भाव नहीं है। बाकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनका भी विचार था और लोकतांत्रिक शासन भी था। एकीकरण मानववाद का भी विचार वो रखते थे। तो वहीं पे मैं आपको एक बार बता दूं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे इनके राजनीतिक दर्शन में जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी निहित था। भारत में एक ही संस्कृति रह सकती है, एक से अधिक संस्कृतियों का नारा देश के टुकड़े टुकड़े कर हमारे जीवन का विनाश कर देगा, इन्होंने दिया था। ठीक है, और लोकतांत्रिक शासन की बात इन्होंने की थी। एकीकरण और एकात्म मानववाद की भी बात इन्होंने की थी। तो ये सारे सही हो जाते हैं। जबकि अणु के रूप में मनुष्य का विचार ये नहीं दिए थे। ये कौन दिया था? ये हाब्स के विचार है। 22 देते हैं। वैश्विक शासन प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये क्या मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है? तो ये बिल्कुल प्रभावित है। फर्स्ट इसमें यहाँ पे राइट हो जाता है। धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्थ परिधि के बीच बटा हुआ है, ये भी बात सही हो जाती है। इसमें खिलाड़ी रणनीतियाँ, नियम एवं परिणाम जैसी महत्वपूर्ण उदाहरण होती है, ये गलत है। यह राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है, ये भी बात गलत है। ए बी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए बी देखते हैं। तो ए बी यहाँ पे है, ए ही आपका 1 ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी। 23 देखते हैं। क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है, ये कथन है। ये कथन किसका है? तो वैसे बात किया जाए तो इस कथन की बात किया जाए तो ये कथन ये फ्रेडरिक फैनन का है। फ्रेडरिक फैनन का है, जो एक क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है, फैनन एक मनोचिकित्सक, बौद्धिक और क्रांतिकारी थे, जो कि ये अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस के विरुद्ध जो है उन्होंने समर्थन किया था। 24 देखते हैं। तो कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। जॉन लॉक को एक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है, ये बात क्या सत्य है? जॉन लॉक केवल हितों में वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, केवल हितों के पक्षधर नहीं थे, क्या ये बात सत्य है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है।
तो देखिए जॉन लॉक एक स्वतत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, ये बात भी सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होना चाहिए, तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी दोनों सही है, बट ये सही की व्याख्या नहीं कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका डियर, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा सही नहीं है। वे उपनिषदों से प्रभावित थे, क्या ये बात सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है सही हो जाता है। वे युक्तवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे, तो सेकंड भी राइट हो जाता है। वे नास्तिक थे, वे बिल्कुल नास्तिक नहीं थे, वे आस्तिक थे। ठीक है, वे ईसाई द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, तो ये आलोचक थे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए राजा राम मोहन राय की बात कर ली जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 1772 में हुआ था, बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन बंगाल में प्रारंभ किया था। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का भी प्रयास किया था। और बाल गंगाधर राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत तथा प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति भी कहा जाता है। ये सारी बातें याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि राजा राम मोहन राय की एक बहुत ही अच्छी फारसी भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है तुहफ़ते उल मोहद्दीन, और इन्होंने एक अखबार निकाला था मिराते उल अखबार। तो बहुत सारे जो है इनके बारे में पत्रिकाएं लिखी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 25 क्वेश्चन लेके। तो ये आज का पहला वीडियो था, इसमें थोड़ा सा आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर नेट जेआरएफ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने आप में कुछ रखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो मतलब ये सिलेबस जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अगर इस तरह से प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे और साथ ही साथ बुक को पढ़ते रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें ज़रूरत है आपको इंक्लूड करने के लिए। कोई भी सजेशन हो आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।